नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन जबकि भारतीय बाजारों में एक मोमेंटम रहा और पहला हाफ तेज़ फिर गिरावट, स्पेशली वो फैसले के बाद मोरेटोरियम वाले एक तेज़ डिप मार्केट में आया। उसके बाद वापस लोअर लेवल से पुल बैक 125-150 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दोबारा निफ्टी में बनी और फिर हायर लेवल से ईज आउट होकर मार्केट करीब 80 अंक ऊपर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि रही तो तेज़ी और चौतरफा तेज़ी आप कह सकते हैं, जहाँ पे मिड कैप पार्टिसिपेट कर रहा था, स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहा था और एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी बैंकिंग स्पेस में, स्पेशली बैंक्स जो कि आज ज़ोरदार तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। बैंक्स के अलावा अगर कुछ सेक्टर जहाँ पर अच्छा मोमेंटम दिख रहा था तो उसमें आज रियल्टी, फार्मा, ये कुछ और ऐसे नाम थे जहाँ पे खरीदारी थी। ऑटो, आईटी में खरीदारी, सीमेंट आज के लिए एक स्टार परफॉर्मर, के अलावा लिकर आज के लिए एक स्टार परफॉर्मर जहाँ पर ज़ोरदार खरीदारी देखने को मिली। तो ऐसे छोटे छोटे कई पॉकेट्स, फर्टिलाइज़र, पेपर, शुगर, जहाँ पर कुछ एक मूव मार्केट के अंदर है। पीएसयू बैंक, सेलेक्टिव पीएसयू बैंक तो अपर सर्किट पे ही कामकाज कर रहे थे और लास्ट आवर में भी आप देखेंगे आईडीबीआई जैसे जो नाम थे वो ज़ोरदार तेज़ी पकड़ते हुए दिखाई पड़े। एक अच्छी तेज़ी वहाँ पर भी रही। तो ओवरऑल मार्केट में एक शानदार मूव और जो मोमेंटम बना है मार्केट का दोबारा लोअर लेवल से, वो अभी भी कंटिन्यू दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो सीमेंट स्पेस को लेकर आया, अंबुजा सीमेंट पर। मित्तल साहब देखिए, अंबुजा एसीसी देश के दोनों देश के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट प्रोड्यूसर हैं जॉइंटली। पहला सबसे बड़ी बात है, ऑब्वियस बात है, अल्ट्राटेक है, 120 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटीज़ हैं उसकी, और इन दोनों की जॉइंटली कैपेसिटी कहीं 70-72 मिलियन टन के आसपास या 80 मिलियन टन के आसपास बैठती है। तो कंपनी दोनों बुरी नहीं है, ऑब्वियसली बात है। सीमेंट के हिसाब कैपेसिटी के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। होलसिम की सब्सिडरी हैं दोनों, अंबुजा भी और एसीसी भी। थोड़ा इशू था अंबुजा के साथ, वो इनके रॉयल्टी पेमेंट को लेकर लास्ट क्वार्टर तक कितना रॉयल्टी पेमेंट रहेगा होलसेल को, उसको बाजार ओवरहैंग के तौर पे ले रहा था, ख़त्म हुआ, उसका इम्पैक्ट है। पूरे सीमेंट स्पेस में बाइंग है, तो वो देखने को मिल भी रही है। अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई दो राय नहीं बने रहने के लिए। ब्रोकर्स भी यहाँ पे तेज़ी के ही टारगेट दे रहे हैं और बड़े टारगेट दे रहे हैं। बाकी अगर आप नई खरीदारी करना चाह रहे हैं तो अभी फ़िलहाल एटलीस्ट इसको अवॉइड करें। नीचे की तरफ कोई भी सीमेंट स्पेस में बाकी एंट्री मिले, यानी कि फॉल आए, थोड़ा ईज आउट हो, तो आप इन्हें दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, पीएसयूज़ का अंडर परफॉर्म ख़त्म हो रहा है। शुभजीत बनर्जी साहब का सवाल है कि पीएसयू बैंक का अंडर परफॉर्मेंस क्या ख़त्म हो रहा है। देखिए सर, शुभजीत जी, जब तक मैनेजमेंट चेंज नहीं होते या जब तक नंबर्स ठीक नहीं होते तब तक सिचुएशन कभी ठीक नहीं होती किसी भी कंपनी की। ठीक है, भले उसमें कुछ भी न्यूज़ फ्लोज आते रहें, पैसा डल गया, सिचुएशन अच्छी हो रही है, ऐसे बयान आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा हो, दो ही चीज़ें हैं जो पैरामीटर होते हैं किसी भी कंपनी को अच्छा मानने के लिए। पहला, उसके मैनेजमेंट में बड़ा फेरबदल हो, कोई क्रेडिबल पुराना मैनेजमेंट आ जाए। दूसरा, उसमें नंबर आने अच्छे हो जाए। मैनेजमेंट का तो कोई इशू नहीं है, ऑब्वियसली बात है पीएसयू स्पेस में। तो अब बसती है इसके नंबर्स में। अगर नंबर्स इंप्रूव हो रहे होंगे तो सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। हाँ, वो ज़रूर है कि लोअर लेवल इतना आ चुके हैं कि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा जाने के लिए कुछ है नहीं। मिसाल के तौर पर सेंट्रल बैंक कल मैं देख रहा था 10 रुपये 60-70 पैसे के आसपास का 52 वीक्स लो है और 15 रुपये पे शेयर काम काज कर रहा है। तो इसमें और 27 रुपये 24-25 रुपये इसका फिर ईयर हाई है। तो ऑलरेडी इतनी गिरावट आ चुकी है कि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड शायद नहीं खुलेगा, तो उसलिए एक आउट परफॉर्मेंस है। दूसरा, कुछ फेरबदल भी हो ही रहे हैं पॉलिसीज़ में प्राइवेटाइजेशन को लेकर, तो जैसे से वो चीज़ें होंगी ऑब्वियसली यहाँ कुछ ना कुछ फेरबदल होगा। तो आप ध्यान रखें और न्यूज़ फ्लोज और ट्रिगर्स और नंबर्स, उन सबको जैसे से अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे इनमें रिएक्शन आता रहेगा। अच्छा, आगे सवाल और लेते हैं। थैंक यू तिवारी जी। आईटीसी शब्बीर साहब का सवाल है। शब्बीर साहब, ये 3131 तो नहीं होगा आपका प्राइस, मैं जहाँ तक अज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं दो प्राइस मानता हूँ, एक तो 313 और 131। 131 तो शायद आईटीसी ने हाल फिलहाल में दिखाया नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो 313 ही मान के चलता हूँ या 213 ही मान लेता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग वहीं पे फंसे हुए इसमें। देखिए, आईटीसी अगर आप टाइम देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में। इस भाव पर अगर आज 200 रुपये, 220 रुपये, 220 रुपये है, तो 10 रुपये यील्ड के हिसाब से 5-6% के आसपास, 4-5% के आसपास डिविडेंड यील्ड बैठती है एक। तो ये एक बड़ा ट्रिगर है आईटीसी के लिए। दूसरा, जो बाज़ार में लगातार बज़ चल रही है, ये बहुत दिनों से एसएमएस चल रहा है कि 3 कारोबार में ये बटेगा और
एक पेपर बनेगा, एक होटल बनेगा, एक एफएमसीजी बनेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं, एक चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन आईटीसी ने पहले एक बारी रिवर्स मर्जर करके सारे प्रोडक्ट्स को, सारी कंपनीज़ को या सारे बिजनेसेस को अंडर मर्ज किया था। तो अब ये दोबारा कब होगा, करेंगे नहीं करेंगे, कहना मुश्किल है। एक सबसे बड़ा रीज़न आईटीसी के ना चलने की वजह, जो एक बहुत बेसिक रीज़न है, वो ये कि इसका नंबर ऑफ़ शेयर बाज़ार में बहुत ज़्यादा है। आईटीसी के कुल मिला के शायद 1220 करोड़ शेयर हैं मार्केट में, 1270 1220 इसी रेंज में कहीं करोड़ शेयर हैं इनके पास, इतने शेयर हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी बड़ी इक्विटी साइज़ के साथ शेयर का चलना स्पीड में पॉसिबल नहीं होगा। चलेगा, स्लो चलेगा। अगर आप में पेशेंस है, समय दे सकते हैं, तो आप ज़रूर बने रहें। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल टारगेट्स भी 351 रुपये के आसपास के सेंट्रम का गैस, तो आप बने रह सकते हैं टाइम देकर। लेकिन नियर टर्म में बड़ी तेज़ी की उम्मीद यहाँ ना लगाइए, ना आपको शायद देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टीसीएस 31 पर सर ऑब्वियसली बात है, टीसीएस इज़ अ होल्ड 3131 पर, क्योंकि आप 3000 रुपये में तो उसका बायबैक आया था। तो अगर प्रमोटर ही 3000 रुपये में कंपनी लेने में इंटरेस्टेड है, वो भी वो कंपनीज के 32,000 करोड़ रुपए के आसपास का कैश पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है आप क्यों नहीं ले सकते, क्यों नहीं होल्ड कर सकते। आपको होल्ड कर लेना चाहिए इसको आराम से, और अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। वैसे भी 2004 और आज जहाँ पर इसका आईपीओ आया था, तब से लेकर अब तक सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स में से एक है ये। तो अभी भी पोटेंशियल तो बहुत है, आप उसके हिसाब से ही इसमें पैसा डाल सकते हैं। देश की दूसरी नंबर सबसे बड़ी कंपनी है, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब देश बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सारी कंपनियां बढ़ेंगी, तो आप ज़रूर रहिए इसके अंदर। और इनफैक्ट ये कंपनियां तो ऐसी हैं जिनको आप एसआईपी मोड में रखिए अपने पास, हमेशा लोअर लेवल पे खरीदते रहिए, हर महीने खरीदते रहिए, कुछ शेयर एक्यूमुलेट करते रहिए, आगे अपनी जनरेशन को देके जाइए। ये इस तरह की कंपनीज हैं। आगे बढ़ते हैं और डिक्सन टेक पर देव साहब, एक मतलब इसका जवाब ये है कि डिक्सन टेक बहुत बड़ी तेज़ी दिखा के गया है और फिर उसके बाद एडजस्टमेंट हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, जो भी लोग इसमें स्ट्रिपिंग के लिए उतरे हैं, स्ट्रिपिंग एज इन स्प्लिट डिविडेंड, वो बोनस स्प्लिटिंग और स्ट्रिपिंग और डिविडेंड स्ट्रिपिंग जैसी चीज़ों के लिए, यानी कि आप खरीदते हैं पहले और जैसे ही वो पार होता है आप उससे निकल जाते हैं, वो इवेंट पार होता है वैसे निकल जाते हैं। इस तरह की इवेंट के लिए जो लोग उतरे हैं वो तो ऑब्वियसली बात है निकलेंगे ही। अभी तो नियर टर्म जो बबल था वो तो ईज आउट होगा, तो अभी थोड़ा ईज आउट होने दीजिए, एक झटका लेगा बड़ा ये नीचे। अगर कहीं वहाँ मिलता है तो आप दोबारा रिव्यू करिएगा सिचुएशन को, लेकिन फ़िलहाल के लिए एटलीस्ट आप दूर रहें। और बहुत ऑप्शन है बाज़ार में अवेलेबल हैं सस्ते दाम पर, आप उनमें एंटर करें, वो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ पे ना कोई खबरें हैं ना कोई और चीज़ें, तो आप पैसा डाल सकते हैं उनमें, लेकिन इनको अभी के लिए एटलीस्ट अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, ऑटो एंसिलरी में कोई बेस्ट क्वालिटी स्टॉक जो अगले 2 साल के लिए लेने लायक हो? 2 साल के लिए ऑटो एंसिलरी में सर अच्छी कंपनी में एक तो बॉश ऑब्वियसली बात है, बेस्ट कंपनी है। मदरसन सुमी के नंबर पिछले क्वार्टर के अच्छे थे, इस क्वार्टर के नंबर भी ठीक ठाक होंगे, तो नियर टर्म में वो चल सकता है। बॉश, जेटी की कंपनी अच्छी है। सोना कोयो थी पहले, वो जापानीज़ प्रमोटर आ गए उसमें, तो वो कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। ऑटो एंसिलरी तो नहीं है, लेकिन हाँ आप पावर स्पेस में चाहते हैं तो एक सीजी पावर को देख सकते हैं, नंबर इम्प्रूव हो रहे हैं वहाँ पर, उसके ऊपर आप नज़र रखिएगा। उसके अलावा ऑटो एंसिलरी में बाकी कंपनीज तो बहुत सारी अच्छी हैं, लेकिन 2 साल थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा है, तो अब उसके हिसाब से ग्रुप थोड़ा डाइसी। लेकिन हाँ, लीडर में मदरसन सुमी ठीक है, डेट सबसे बड़ा कंसर्न था 2 क्वार्टर के नंबर में, उन्होंने उसको ठीक ही कर लिया है, तो वो हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आप स्लो मूवर या अच्छा डिविडेंड पे ऑफ के लिए चाहते हैं तो बाकी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन इस सेक्टर को एटलीस्ट नियर टर्म में तो आप अवॉइड करें। बर्जर पेंट जैसी कंपनी को देखिए, रादर बर्जर माफ़ी कंसाइन एरोलाइक जैसी कंपनियों को आप बोलेंगे ये एंसिलरी में कैसे है, तो ये मारुति के लिए मेजर सप्लायर है, उनको पेंट देती है, तो इस तरह की कंपनी के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। हारता सीटिंग पे भी खबर थी कुछ बीच में, वो टेस्ला के साथ करार की, ये खबरों में ही आमतौर में मूव आता है इन स्टॉक्स में या सेक्टर में, तो इस हिसाब से आप इसको प्ले करिएगा इंस्टेड कि आप लॉन्ग टर्म में इसको लेके बैठें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। स्पाइस जेट पे हिमांशु जी का सवाल है। हिमांशु जी, हायर लेवल 108 और उसके बाद से शेयर अभी नीचे ही आ रहा है। ब्रोकर रिपोर्ट लास्ट जो HSBC की थी वो 80 और 125 के टारगेट दे रही थी, तो ऐसा वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा नंबर्स में और फंडामेंटल में। न्यूज़ फ्लो थोड़ा ईज आउट हुआ है और वो लॉकडाउन की बातचीत है, लोग कम ट्रैवल करेंगे, इस तरह की चीज़ें, तो थोड़ा नीचे आ रहा, क्रूड भाग रहा है, मार्जिन इनके हिट हो सकते हैं।
धीमे धीमे सिचुएशन जब डस्ट सेटल होगी तो दोबारा रिवाइव करेगा स्टॉक। कंपनी में ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया रूट्स पे चलती है, ऑपरेट करती है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, रिवाइव भी बहुत अच्छे से किया था उन्होंने नीचे के लेवल से, तो ऐसा तो कोई दिख नहीं थी दिक्कत इसमें। लेकिन बस यही है कि अभी स्टीम में नहीं है, अभी न्यूज़ फ्लो नहीं है इनके फेवर में, अभी सिचुएशन नहीं है इनके फेवर में, थोड़ा ईज आउट हो जाए तो आप दोबारा इसमें एंटर कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एयरटेल 585, जैन साहब का सवाल। जैन साहब फिर भी आपने 585 में खरीदारी की है। सर इस स्टॉक के बारे में थोड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि कंपनी तो बुरी नहीं है लेकिन आईटीसी की तरह ये भी थोड़ा चलता कम है। आप ऐसे समझिए कि ये कंपनी 630-35 का अभी हाई छू कर आया था, 52 वीक्स हाई, उसके बाद से शेयर चला नहीं और लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, जबकि ये सेकंड लार्जेस्ट सब्सक्राइबर के लिहाज से कंपनी है और बहुत क्वालिटी सब्सक्राइबर इनके पास है। कंसोलिडेट भी हो रहा है कारोबार, ईज आउट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को, उसके बावजूद भी नहीं चल रहा है। नंबर भी लास्ट क्वार्टर के बहुत अच्छे थे, प्रमोटर भी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी तो अभी कंसोलिडेट है। ये ज़रूर है कि ये जिस दिन चलेगा उस दिन चलेगा बहुत कायदे से, तो अगर आप में पेशेंस है तो आप ज़रूर बने रहें। कंपनी में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बिज़नेस इनका अच्छा है, मार्केट शेयर अच्छा है, आरपूस अच्छे हैं, लेकिन टाइम दीजिए। ब्रोकर्स भी ये मानते हैं कि 750 तक के टारगेट आ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा आखिरी सवाल और लेता हूँ, अदानी ट्रांसमिशन होल्ड और सेल। राजपूत साहब जब तक अभी स्टीम है तब तक तो मत ही निकलिए इसमें से, आपके पास क्वांटिटी ठीक ठाक है, 200 शेयर है। अगर आपको निकलना ही है तो आप 10 करके लॉट बना लीजिए और हर 20-25 रुपये ऊपर बेचते चलिए। यानी अगर आपने 850 पे ख़रीदा है तो 875 पे 10 शेयर, 900 पे 10 शेयर, 925 पे 10 शेयर, 950 पे 10 शेयर, ऐसे कर करके लगाते चले जाइए, ताकि आपका प्रॉफिट भी लॉक होता रहे और आपको कभी ये डर भी ना रहे कि ये शेयर कभी बर्स्ट हुआ है, टूट गया तो मैं क्या करूँगा टाइप्स। तो आप वैसे तो कंपनी में क्योंकि अहेड ऑफ वैल्यूएशन चलते हैं सारे स्टॉक, अदानी पूरा ग्रुप, लेकिन अभी फ्लेवर में तो कुछ नहीं कह सकते। तो आपके पास है, आपके पोजीशन इन फेवर है, तो आप इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं, ईज आउट कर सकते हैं। चलिए फ़िलहाल तो मैं मार्केट पंचनामा को यहीं समेटूंगा कि थोड़ा समय का अभाव है। जिनसे हमने बातचीत की उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए उनसे माफ़ी। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitResearch, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।